आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 18 जून है। UCG नेट का पेपर था। आप लोगों का भी पेपर था और मेरा भी इस बार मैंने फॉर्म भरा था, तो मेरा भी आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ। उसमें 2 पेपर एक साथ होते हैं और 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, वह पेपर सभी का समान होता है। और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है लॉ, यानी कि मैंने LLM की है, इसलिए मेरा लॉ सब्जेक्ट है और मैंने लॉ से ही सेकंड पेपर दिया था। उसका भी वीडियो का एनालिसिस हम जल्दी से जल्दी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देंगे। यह फर्स्ट पेपर का एनालिसिस है। यह जो फर्स्ट पेपर है मेरा बहुत ही अच्छा पेपर गया है। इसमें कम से कम 40-45 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, क्योंकि घर आया मैं तो मैंने उस पेपर को एक बार फिर देखा और मिलाया, गूगल पर सर्च किया और किताबों में रिसर्च की कि कितने सही है। तो लगभग 40-45 क्वेश्चन सही है, यानी कि 85-90 नंबर फर्स्ट पेपर में आएंगे। लेकिन जो सेकंड पेपर है लॉ का, जो 200 नंबर का पूछा गया था और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, वह मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया और बाद में मुझे समय की भी कम हो गया था। तो सर कहने लगे जल्दी लगाओ, और 5 प्रश्न इस वजह से मैंने बिना सोचे समझे टिक कर दिए, यानी कि मार्क उन पर गोला कर दिया। तो हो सकता है सेकंड पेपर में 200 में से लगभग 130 नंबर आ सकते हैं, 150 भी आ सकते हैं। लेकिन उतना अच्छा नहीं गया सेकंड पेपर जैसे मैंने तैयारी की थी। लेकिन दोस्तों, इस बार अगर GRF क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार दिसंबर 2024 में फिर यही नेट का पेपर होना है। इसके लिए हम अभी से एक मजबूत रणनीति बनाएंगे और प्रत्येक टॉपिक को बहुत डीप में जाकर स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट अटेम्प्ट ही इस बार दिया था, तो मैंने देख लिया है पेपर बहुत ही सिंपल आता है। लोग कहने लगते हैं नेट का पेपर है, UCG नेट पेपर बहुत टफ आता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पेपर अगर आपने पढ़ा है तो बहुत सिंपल आता है। अगर आपने स्टडी नहीं की है तो आपको कठिन लग सकता है। मेरे ख्याल से तो पेपर बहुत ही सिंपल आता है। 3-4 महीने की तैयारी में आपका GRF क्लियर हो सकता है। इस पेपर में जो इस बार मैंने पेपर दिया था नेट UCG का, इसलिए मैंने 1 महीने में ही तैयारी की थी, लेकिन काफ़ी अच्छे से डीप में जाकर तैयारी की थी। जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना। इसलिए मैं अपना स्वयं का पेपर है उसकी PDF बनाई है, आपको बता रहा हूँ और आप देख सकते हो। मेरा नाम है यहाँ पर सुदामा चौरसिया और रोल नंबर इतना इतना है, और केंद्रीय विद्यालय छतरपुर में मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। आप मेरा रोल नंबर भी नोट कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं कोई अफवाहें फैला रहा हूँ या कोई झूठ जानकारी दे रहा हूँ कि पेपर बहुत ही सिंपल आता है, और हम आगे अभी से ही तैयारी चालू कर देंगे, क्योंकि अगले 6 महीने बाद फिर से पेपर होगा UCG नेट का। इसलिए एक मजबूत रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि नेट क्लियर करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है GRF क्वालिफाई करना, यानी कि मेरिट लिस्ट में आना। हर महीने अगर आप GRF क्वालिफाई करते हो तो सरकार की तरफ से 50,000 रुपये पर मंथ आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी PhD करने के लिए। इसलिए GRF क्वालिफाई करना है, नेट नहीं क्वालिफाई करना है। नेट तो 180 नंबर में क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन GRF को अगर क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 210 नंबर चाहिए। इतने में आपका GRF क्वालिफाई होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पेपर की। जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था DI से, यानी कि
डाटा इंटरप्रिटेशन से। आप देख सकते हो इस प्रकार है तालिका दी गई थी। इसमें शहर ए से एफ तक सिटी दी गई थी और 2019 का परसेंटेज दिया गया था और 2023 का परसेंटेज दिया गया था। और इसमें पहला जो प्रश्न है जो पूछा गया था, यदि सभी 6 शहरों ए एफ को मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी तो उसी वर्ष ठीक ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी। यानी कि इसमें आपको ज्ञात करना है 2023 का जो डाटा दिया गया है और इसमें 50,000 है टोटल कुल, यानी कि 50,000 और 15% बटे 100, इसको आप हर कर लेना। 7400 से अधिक थी, जो आपको 7400 से अधिक आएगी शहर, वह आपको ऐसे शहर मिलेंगे 4, यानी कि इसका 3, यानी कि सी ऑप्शन सही है 4। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो मेरे बाल उड़ रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है और मौसम भी ख़राब है, हो सकता है आंधी तूफान बारिश भी आ सकती है। हम आपको इसके ऑप्शन बताते जा रहे हैं किस प्रकार हल करना है, ट्रिक यानी कि हिंट देते जा रहे हैं, आप कर सकते हो। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया था, यदि सभी 6 शहरों ए एफ से पाठकों की कुल संख्या वर्ष 2019-23 में क्रमशः 4,30,000 और 5,07,000 थी तो शहर बी और शहर सी से पाठकों की 2019 की कुल संख्या और 2023 की कुल संख्या के बीच का अनुपात। इसका जो सही ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन हो सकता है। आपको ए से एफ तक की संख्या 2019 की दी गई है 4,30,000 और 2023 की दी गई है 5,70,000 और बी और सी के शहरों के बीच की संख्या निकालनी थी और उनका अंतर निकाल देना था। इस प्रकार का यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हो जो पूछा गया था, यदि शहर ए से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या का वर्ष 2023 की संख्या का अनुपात 2:5 था तो सभी 6 शहरों से पाठकों की संख्या 2019 की कुल संख्या का 2023 का संख्या से अनुपात कितना है। यह जो पूछा गया था, यह तीसरा प्रश्न पूछा गया था। इसका जो सही आंसर था 2:5। इसका चौथा सही है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। अगर इसमें हम आपको सॉल्व करके बताते हैं इस सवाल, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करना है। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे देंगे और इस पेपर की भी PDF उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद चौथा पूछा गया था, आप इसे पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। इसमें भी 2019 और 23 के बीच अंतर निकालना था। इसका जो सही था 27,200, यानी कि बी ऑप्शन सही था। इसके बाद पांचवा पूछा गया था, वर्ष 2019 में शहर सी और 2023 में शहर ई से पाठकों की संख्या क्रमशः 73,100 और 51,300 थी तो शहर बी से 2019 में पाठकों की संख्या से वर्ष 2023 में पाठकों की संख्या लगभग है। इसका 51.5 ऑप्शन सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है। हम आपको समझा देंगे, इसका सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था छठवां, यह भी काफ़ी सिंपल था। इसमें आपको मैच करना था। पहला,
पूछा गया था ETAL। इसका जो सही है ए का दूसरा, यानी कि एंड अदर्स, ए ऑल अदर्स। इसका जो सही होगा आप देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ए का 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 1। इसके बाद 7वां पूछा गया था, फोटो रासायनिक धूम कोहरे के बनने के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है। दोस्तों, इसमें आपका ई ऑप्शन आप देख सकते हो, जो तीसरा है, सूर्य का प्रकाश भी होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की भी आवश्यकता होती है। इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके अगला ऑप्शन, जो 8वां जो पूछा गया था एग्जाम में। इसमें पूछा गया था, सही कथन को चुनिए। ए, वाई का x% बराबर 100 एक्स के y% के बराबर है। क्या दोस्तों यह बराबर है? नहीं है बराबर, इसलिए गलत है। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से ए नहीं होगा और यहाँ भी ए है, इसलिए इस पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता। इसका जो बी ऑप्शन है, इसे आप हल कर लीजिए। 3/5 भाग 60%/100 का, यानी कि गुणा 40/100 बराबर है 504। इसको आप निकालोगे तो हल करके जो आएगा, इसमें 2/5 भाग का 25% बराबर है 350 के, यानी कि जो दूसरी संख्या है 350 के बराबर होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद सी ऑप्शन भी सही है, इसलिए बी सी यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं इसका जो 9वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथन में कौन सा तर्क दोष निहित है। पहला, फ्लू से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन में रखना चाहिए क्योंकि इसे कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं किया जा सकता है। यही होगा इसका पराज्ञानमूलक युक्ति। इसके बाद 10वां पूछा गया था, मैथ से सवाल पूछा गया था, नाव और धारा से, जो चैप्टर है उससे पूछा गया था। एक मोटर नाव नदी की धारा की दिशा में 5 किलोमीटर घंटे की से तय करती है, किंतु आरंभिक बिंदु नदी की धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर। यदि दोनों की धारा की गति 4 किलोमीटर है तो स्थिर नाव। इसका जो सी ऑप्शन है 44, अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी इसका सी लगाया है। इसके बाद 11वां, यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यंजित करता है केवल अनुभव। यहाँ पर अनुभव और ज्ञान इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त ज्ञान। यहाँ से आप इसके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है दोस्तों। अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है तो आपसे प्रश्न तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो तीसरा है अनुभववाद बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं इसका जो 12वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गैर तकनीक परास्नातक शिक्षा हेतु स्वयं प्रभा, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ICT यानी कि अध्याय 9 में नहीं, अध्याय 1 में दिया गया था, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से यह प्रश्न पूछा गया है। इसका जो सही है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UCG। चौथा प्रश्न अगर आप लोगों ने लगाया है तो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं इसका जो 13वां है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। लीलावती, आप सबसे पहले तो वह ऑप्शन देखिए जो आपसे बनता है। डी का अर्थशास्त्र
के लेखक है चाणक्य, यानी कि ए। आप देखिए डी का पहला किस में है, डी का पहला इसमें है और इसमें है, ये दोनों चौथा और तीसरा तो हो ही नहीं सकते। इस प्रकार आप ऑप्शन को काटना सीखिए ऑप्शन से, कभी आपका गलत नहीं होगा। अब इसमें से डिसाइड करना है पहला है कि दूसरा। अब हम बात करते हैं लीलावती की। लीलावती रचना है भास्कराचार्य की। पहले का आई भी, यानी कि पहले का आई भी पहले में है, यानी कि पहले का चौथा। पहला ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों ने पहला लगाया है इसका तो बिल्कुल सही है। अब हम आगे देख लेते हैं। योग सूत्र रचना है पतंजलि की और न्याय शास्त्र है गौतम की, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद 14 POP का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका जो ए ऑप्शन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पैलेस्यूटेस, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 15वां निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले आपको सबसे बड़ी भिन्न लिखनी थी बढ़ते क्रम में, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ आप देख सकते हो 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। या तो आप इनके अंतर समान कर सकते हो या फिर इनको 60/7, यानी कि 60 को भाग देखो 7 से तो क्या आता है, उस हिसाब से भी आप भाग देकर निकाल सकते हो। लेकिन इसका जो ऑप्शन है सही सी ऑप्शन है, CBAD, यानी कि डी सबसे बड़ा है। आप इसको पहले निकाल लीजिए। आपको लग रहा है अगर ये बड़ा है तो फिर 2 ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे, या तो पहला या दूसरा होगा, इसलिए सी ऑप्शन ही सही है जो मैंने इसका हल किया था। इसके बाद 16 सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका जो पहला है किसी प्रस्तुतिकरण के लिए वॉइस ओवर निवेश करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? वॉइस ओवर आपको करना है, यानी कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें वॉइस ओवर कर रहे हैं तो हम माइक्रोफोन लगाए हुए आप देख सकते हो, इसलिए इसका 3 होगा, ए का 3। आप देख लीजिए ए का 3 दूसरे ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार आप ऑप्शन से ऑप्शन को काटना सीखिए, कभी आपका गलत नहीं होगा। इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इस प्रकार मैंने एग्जाम में किए है यह ऑप्शन, आपको बता रहा हूँ ट्रिक। अगर आप अगली बार भी अगर इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो हम भी अच्छी JRF क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करेंगे और आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक चैप्टर के MCQ और थ्योरी भी हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, और हो सकता है जो मैंने नोट्स बनाए हैं वह भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए इसके बाद अगला पूछा गया था 17 संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में रूपांतरित करना कहलाता है। यह मॉडेम कहलाता है दोस्तों, कंप्यूटर से पूछा गया था। इसके बाद 18वां शोध सिंधु, इसका जो ए ऑप्शन है तीसरा, शोध सिंधु तीसरा। आप देख लीजिए ए का तीसरा दूसरे बस में है और किसी में नहीं है, इसलिए तीनों तो हो ही नहीं सकते। अगर आपसे इनमें से कोई एक बनता है सही तो आपका समझ जाइए वही है। आप इस प्रकार काटना सीखिए तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने दूसरा लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है। यह हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पर, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूं और JRF अगर इस बार क्वालिफाई नहीं हो सका तो अगली बार 250 नंबर ले आएंगे दोस्तों। इतनी जोरदार तैयारी करेंगे, 300 में से 250 नंबर। प्रत्येक चैप्टर को डीप में जाकर स्टडी करेंगे, इतनी डीप में कि
जीआरएफ जो एनटीए है पेपर बनाता है, और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो किताबों से ही, क्योंकि अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो 4-5 महीने की तैयारी पर्याप्त है। 1 महीने की तैयारी में जीआरएफ क्वालिफाई नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने 1 महीने ही अभी तैयारी की थी, तो इसलिए मेरा नेट क्वालिफाई तो हो सकता है, लेकिन जीआरएफ मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सवाल और सेकंड पेपर बिगड़ गया है। अब हम बात करते हैं इसके 19 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था, जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है संवर्धक भूमिका। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 20 जो मैथ का सवाल पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको इसे इस प्रकार हल करना था। नाव की गति 5 किलोमीटर है, ठीक है, जल में, और धारा की गति 1 किलोमीटर है। अगर दोनों समान दिशा में जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो आप 24 किलोमीटर की दूरी नाव तय करती है। तो इसमें 24 में 6 से भाग दोगे तो 4 आएगा, और अगर विपरीत दिशा में जाती है तो घट जाएगी, यानी कि 4 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 6। तो 4 + 6, इस प्रकार यहाँ पर 10 ऑप्शन सही था। इस प्रकार इस सवाल को करना था, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ आपको सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग के 2 सवाल भी आए हैं और 3 सवाल मैथ से भी आए हैं, जो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगला 21 नंबर का पूछा गया था, पे जनक रिएक्टरों के बारे में निम्न में से कौन सही है? इसका जो आप देख सकते हो ACDE, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों ने चौथा लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 22 निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले फील्डर आएगा। आप देख सकते हो क्षेत्र रक्षक, नाम से ही स्पष्ट है, बड़ा एक क्षेत्र रक्षक होता है जो फील्डर काफ़ी क्षेत्र में फैला होता है, इसलिए ए ऑप्शन होगा। आप देख लीजिए, पहला इसमें नहीं है ए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ए है, इसीलिए बिल्कुल सही है चौथा ऑप्शन। इस प्रकार आप प्रश्न से आंसर को काटना सीखिए, बहुत ही सिंपल और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए जीआरएफ क्वालिफाई करना। इसका जो चौथा है बिल्कुल सही है, ACBD। इसके बाद 23 जब आप एक या एकाधिक चरों से प्राप्त परिणाम के मान का अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं तो आप प्रयोग करते हैं द्विचर। पहला ए ऑप्शन है प्रियसन गुणन आघूर्ण से संबंध। इसके बारे में आपने पढ़ा भी नहीं है यह, इसलिए ए तो हो नहीं सकता। ए ऑप्शन आप देख लीजिए, पहले में है काट दीजिए, चौथे में काट दीजिए, या तो दूसरा होगा या चौथा। द्विचर गुणांक, बहुचर प्रतिमान, डी प्रसरण विश्लेषण, यानी कि इसका जो BCD तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने इसका तीसरा लगाया है तो बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए हम इसके बाद अगला आता है 24। यदि किसी अनुसंधान परियोजना को इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिससे कि समष्टि में से प्रत्येक को प्रतिदर्श, दोस्तों आपने इस शब्द को अगर पकड़ लिया, प्रतिदर्श से संबंधित है प्रायिकता चयन, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रायिकता प्रति चयन। जिन बच्चों ने अगर तीसरा लगाया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही डीप में जाकर पढ़ा था, इसलिए प्रायिकता चयन मेरा भी बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं 25। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोस्तों जो चौथा है न्याय वाक्य में 3
प्रतिज्ञप्तियाँ और 3 पद होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने चौथा लगाया है। और एनालिसिस भी कुछ सरों का देखा है, और अपने जो सर है जिन्होंने क्वालिफाई जीआरएफ किया था उनसे भी पूछा है, तो उन्होंने भी यही चौथा प्रश्न बताया है। इसके बाद 26, निम्न में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चिन्हित किया? दोस्तों, यहाँ पर परिवहन प्रौद्योगिकी, परिवहन व संचार के लिए तार की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। कुछ एनालिसिस आपको बताएंगे यूट्यूब पर, वह आपको मुद्रण भी बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप अपना दिमाग लगाइए। आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है, एक एक नंबर से रह जाओगे अगर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ परिवहन की बात आई है, संचार, इसलिए ये ऑप्शन सही है, तार। अब हम बात करते हैं इसका जो 27 नंबर का पूछा गया था, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क NCTF के अनुसार 4 वर्ष की अवधि वाले प्रोग्राम की स्नातक डिग्री ऑनर्स प्राप्त करने के पश्चात ग्रहण किया गया क्रेडिट, यानी कि आपने स्नातक की है 4 वर्ष की है और आप पोस्ट ग्रेजुएट के करते हो 2 वर्ष, इसलिए इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, छठवां। 4 साल में आपने स्नातक की डिग्री की है और 2 साल में आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री करते हो, जैसे हम 2 साल की LLM कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 6 बिल्कुल सही है। एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिए, जब आंसर शीट आएगी और हम भी कंफर्म कर लेंगे कितने सही है, लेकिन मेरा अनुमान है दोस्तों 40-42 ऑप्शन मेरे सही होंगे फर्स्ट पेपर में। इसके बाद 28 नंबर का आता है, लर्निंग समय के संदर्भ में सबसे धीमी से सबसे तीव्र के रूप में श्रेणीबद्ध कंप्यूटर घटकों को निम्नलिखित सूची के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। दोस्तों, यह सवाल है, इसके पहले जब हम तैयारी कर रहे थे, हमारे सर है प्रोफेसर कंप्यूटर के मनीष सर, जो पंडित मोतीलाल नेहरू में प्रोफेसर है, जिन्होंने हमें पढ़ाया है LLB में, हमने उनसे यह सवाल पूछा था, वही दोस्तों इसमें पूछा गया है, इसलिए यह मेरा तो गलत हो नहीं सकता। और आप यहाँ सोचिए, धीमे से सबसे तीव्र, सबसे धीमी होती है ऑप्टिकल ड्राइव, यानी कि डी ऑप्शन आप देख लीजिए, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पहले में है, इसलिए पहला बिल्कुल सही है। इसके बाद SSD, फिर रैम, फिर CPU, कैसे मेमोरी, इसलिए पहला ऑप्शन अगर आप लोगों ने लगाया है तो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं इसका जो 28 नंबर के बाद 29 नंबर का पूछा गया था, मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार में निम्न में से किन के माध्यम से संचार अंतर्दृष्ट होता है? मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार, इसका जो BCD है बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन, C और D। इसके बाद 30 निम्नलिखित में से कौन अचेतन यानी कि अंतर्निहित स्मृति के उपभाग है? इसका जो ए ऑप्शन है ABDE, आप देख सकते हो, इसमें भी मैंने दूसरा लगाया था, अगर आप लोगों ने यह लगाया है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद 31 नंबर का पूछा गया था, क्रियान्वयन हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित की अनुशंसाओं को शामिल किया गया। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें A यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को भी शामिल किया गया, और B भारतीय भाषा आयोग को शामिल किया गया, E त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम समिति को भी शामिल किया गया, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद 32
कंप्यूटर मेमोरी आकार के बारे में एडी के निम्नलिखित कथनों में से सही कीजिए। दोस्तों, यह काफ़ी टफ प्रश्न आया था, इसलिए मुझसे बना नहीं है। अगर आप लोगों ने इसका जो सही ऑप्शन लगाया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो बी डी लगाया था, लेकिन इसका सी ऑप्शन ही सही है। एक बार आप कमेंट में ज़रूर करिए इस प्रश्न का आंसर क्या है, क्योंकि यह मुझसे भी नहीं बना है। अगर हम इसको सॉल्व करते और ज़्यादा दिमाग लगाते तो हो सकता था मेरे काफ़ी प्रश्न इसके चक्कर में छूट जाते। इसलिए इसके बाद 33 नंबर का पूछा गया था, कोई भी घोड़ा बिडाल नहीं है, यानी कि घोड़ा ये है और बिडाल ये है। कोई भी घोड़ा बिडाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से उपरोक्त कथन के समतुल्य है? यानी कि आप देख सकते हो इसका जो पहला है, कोई भी बिडाल घोड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। इसके बाद 34 मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्न में से किन पर केंद्रित होती है? आप इसका ई ऑप्शन पकड़िए। अगर आपने तैयारी की है तो आपको तत्काल दिमाग में कैच करना है ई ऑप्शन, यानी कि फीडबैक प्रतिपुष्टि सबसे बाद में आता है। ई ऑप्शन सबसे बाद में है और मूल्यांकन सबसे पहले आता है। इसमें ए तो है नहीं, इसलिए ना जे होगा तीसरा, न पहला न दूसरा, इसलिए चौथा होगा ACDE। इस प्रकार आप पकड़िए। आपके बहुत ही 10-10 सेकंड में एक क्वेश्चन आप कर सकते थे। इन प्रश्नों को 10 सेकंड में कर सकते थे अगर इस प्रकार का आपने मेथड उपयोग किया है एग्जाम में। इसके बाद 35 निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल पहल अग्रणी अकादमिक संस्थानों एवं R&D संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य फैकल्टी सदस्यों के प्रोफाइल संबंधी डेटाबेस को उपलब्ध कराती है? संगठन, यानी कि आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एक वैज्ञानिक बन जाओगे। वहाँ पर आपका नाम होगा ई विद्वान, आप बहुत विद्वान हो, इसलिए ये ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार मैंने इस ट्रिक से यहाँ पकड़ा था ई विद्वान। इस प्रकार हम अगला आता है 36 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका जो दूसरा है ए और बी, अगर आप लोगों ने दूसरा लगाया है तो बिल्कुल सही है। आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास भी यह पेपर होगा। हमने तो आपको यह बताया है आपके कितने प्रश्न सही है जब तक आंसर शीट नहीं आती है, क्योंकि मैंने भी बहुत डीप में जाकर तैयारी की थी फर्स्ट पेपर की और मेरे 40-42 क्वेश्चन सही है इस पेपर के। इसके बाद 37 भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? यह दोस्तों मेरा गलत हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग लगाया है, लेकिन यह नहीं है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है राधा कृष्णन आयोग, जो 1948 में आया था, बिल्कुल सही है तीसरा। यह मेरा गलत हो चुका है। आप लोग बताइए, आप लोगों का सही है तो कमेंट कीजिए, अगर गलत है तो भी कमेंट आपको करना है। इसके बाद 38 यह जानना कि आपको आपकी बहन की तुलना में बीजगणित अधिक कठिन लगती है, किंतु इसमें आप अभ्यास से सुधार कर सकते हैं। निम्नलिखित का उदाहरण है। यह दोस्तों आत्मनियमन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन मैंने लगाया था। आप लोग बताइए आपने कौन सा लगाया है? यह मेरे कुछ 2-3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप बताइए आप लोगों ने कौन सा लगाया है। अगर आपके भी 40-45 प्रश्न फर्स्ट पेपर में सही किए हैं तो आपका नेट क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। इसके बाद आता है 39 सूची 1 को सूची 2 के साथ
मिलान कीजिए। नेप्रोटॉक्सिन यानी कि दूसरा, यह बकरे से संबंधित होता है। पल्मोनरी फेफड़े, आप देखिए सी का पहला केवल पहले में है, इसलिए पहला ऑप्शन आप लगा दीजिए। अगर आपसे केवल एक ही बनता है पल्मोनरी फेफड़ों में, तो आप इस प्रकार ट्रिक लगा सकते हो, जो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। इसके बाद 40 जो पूछा गया था पेपर में, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हवा चल रही है और हम अपनी छत पर बैठे हुए हैं। हो सकता है बारिश हो जाए, तूफान भी आ सकता है। 10 प्रश्न और रह गए हैं, वह हम आपको करवा दें, फिर हम अपने अंदर जाते हैं। आप देख सकते हो हमारा गेट है। इसका जो सही है दूसरा ऑप्शन होगा। यह भी हमारा गलत हो गया था दोस्तों, लेकिन इसका दूसरा सही है। अगर आपने दूसरा लगाया तो आप लोगों का सही है, मेरा गलत है। इसके बाद 41, निम्नलिखित निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो बी डी ए सी है बिल्कुल सही है, मेरा भी सही है। अगर आप लोगों ने लगाया है तो आप लोगों का भी सही होगा, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही था। इसके बाद 42, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मुक्त वाणिज्य और संचार, इसका जो मैंने लगाया था एडम सिस्टम यानी कि चौथा बी का अर्थशास्त्र में संचार। एल्फ्रेड मार्शल सी संचार वाहिका के रूप में भाषा। जॉन लॉक संचार की लाइनें। कार्ल मार्क्स यानी कि चौथा बिल्कुल सही है जो मैंने लगाया था। अगर आप लोगों ने चौथा लगाया है तो आप लोगों का भी बिल्कुल सही है, नहीं तो आप कमेंट कीजिए आपने कौन सा लगाया है। इसके बाद 43, निम्नलिखित अनुसंधान संगठनों के उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम को चिह्नित कीजिए। इसका जो तीसरा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में हुई थी और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी और भारतीय दर्शन अनुसंधान 1977, भारतीय ऐतिहासिक 1972, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना 1965 में हुई थी। इसलिए यहाँ पर ई ऑप्शन सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद ए ऑप्शन आएगा, फिर डी, फिर सी, फिर बी, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है तीसरा। अब हम बात करते हैं 44 नंबर का। यह रीजनिंग से आप देख सकते हो प्रश्न पूछा गया था FIND, यानी कि F आता है 6 नंबर पर, I 9 नंबर पर, N 12 नंबर पर और D 4 नंबर पर। 6 के बाद EFGH, H तो किसी में है नहीं तो F के पहले D आता है, इसलिए D यानी कि 2 घट रहे हैं इसमें और इसमें भी 2 घट रहे हैं। G7 7 पे G आता है। इस प्रकार आपको यह ट्रिक लगानी थी। अगर आपको जो यह ABCD दी गई थी, अगर आपको इसकी गिनती आती है तो आपसे बिल्कुल बन जाएगी। ए का दूसरा, अब देखना है किस में है ए का दूसरा। ए का दूसरा केवल दूसरे ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। अगर आप लोगों ने इसका दूसरा लगाया है तो आप कमेंट करके बताइए आपने दूसरा लगाया है कि नहीं लगाया, कि यह छोड़ दिया कि गलत कर दिया। यह रीजनिंग से पूछा गया था। हर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे
किस प्रकार की रीजनिंग पूछ ली। उन्हें पता नहीं चल रहा था ये कहाँ से आया है, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और विचार किया इसके ऊपर। इतने नंबर पर आता है ये, 2 माइनस किया तो मेरा सही बैठा, और मैंने इसके बाद अगला बी को भी तीसरे से मिलाया, वो भी बिल्कुल सही बैठा। इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर आप लोगों ने दूसरा लगाया है। इसके बाद अगला आता है 45। आधार 4 संख्या 30 13 के समतुल्य आधार 10 संख्या कौन सी थी। इसमें हमने 199 लगाया है। यह नंबर सिस्टम से सवाल पूछा गया था, मैथ का सवाल है दोस्तों। अगर आप लोगों ने सी ऑप्शन यानी कि तीसरा लगाया है तो आप कमेंट कीजिए हमारे इस ऑप्शन में, क्योंकि हमने तो सी लगाया है जो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अनसीन पैसेज यानी कि कंपनहेशन यानी कि बोध, जो एक पैसेज पूछा जाता है 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वह दिया गया था। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो हम आपको इसकी PDF उपलब्ध करा देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप देख सकते हो। इस सबसे पहले तो आप इस अनसीन के पैसेज को मत पढ़िए। अगर आपने यह पढ़ा तो आपका समय बर्बाद होगा। सबसे पहले आपको तो अपने प्रश्न पढ़ना है। गद्यांश उचित शीर्षक क्या है। इसके बाद 47 विश्व के अनेक देशों में चिकित्सीय बहुलवाद सामान्य है क्योंकि। इसके बाद 48 नंबर का पढ़िए। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से गलत है, गलत छांटना था। इसके बाद 49 पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित है। इसके बाद 50 प्रतिशत के बारे में पूछा गया था। आपको उस अनसीन में दिख रहा होगा 80%, जो सबसे ऊपर की लाइन में लिखा है 80%, इसलिए इसका चौथा था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 49 नंबर का, इसमें जामनगर आया है अनसीन में, इसलिए इसका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आप पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है। अब इसमें आपको गलत छांटना था। यह तो बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, यानी कि बी को आप हटा दीजिए। सबसे पहले बी हटा दिया तो बचा सी, यानी कि सी और डी, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। इस प्रकार आप ऑप्शन से करना सीखिए। यह जो लाइन दी गई है बिल्कुल उस पैराग्राफ में मिलती है, बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पर आपको गलत छांटनी थी जो बिल्कुल सही है। इसलिए बी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए पहला भी नहीं होगा और दूसरा नहीं होगा और चौथा नहीं होगा, केवल सी और डी होंगे जो बिल्कुल सही है। इस प्रकार अगर आप काटना सीख गए तो अगली बार आप GRF बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करोगे, और आपको अगर आप PhD करोगे तो हर महीने आपको 50,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, यह मैं वादा करता हूँ। और अगली बार मैं भी अच्छे जी जान लगाकर तैयारी करूँगा, क्योंकि अगली बार मकसद होगा हम लोगों का, हमारा और आपका, अब की बार दिसंबर में GRF पार, यानी कि GRF सपने में नज़र आएगा, सपने में बोलोगे आप GRF इस बार पार। इतनी कड़ी मेहनत से हम मेहनत करेंगे, आप लोगों को भी करवाएंगे वीडियो के माध्यम से, प्रत्येक डाउट आपके क्लियर करेंगे। और साथ में दोस्तों हम ADPO की कोचिंग भी ज्वाइन किए हैं। हमारे अरविंद सर है सिलेक्टेड MP ADPO में, इस बार रिजल्ट आया था 2024 में और सिलेक्ट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 43 नंबर की रैंक आई है उनकी, उनसे मैं कोचिंग यानी कि तैयारी कर रहा हूँ, वह मुझे कोचिंग दे रहे हैं स्पेशल, और मैं उनके नोट्स भी बना रहा हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि जो तैयारी करता है, जो मेहनत करता है, वही आपको बता सकता है पेपर सिंपल आता है कि टफ आता है। जिन्होंने कभी तैयारी ही नहीं की है तो वो लोग बोलते हैं पेपर टफ आता है, लेकिन दोस्तों मैं मानता हूँ, मैंने इस बार पेपर दिया है,
पेपर बहुत ही सिंपल आता है। जो लोग कहते हैं पेपर टफ आता है वो कभी पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन उन लोगों को मेरी इस बार चेतावनी है, अगर मेरा इस बार JRF क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार ज़रूर हम JRF क्लियर करेंगे और फर्स्ट रैंक भी आएगी पूरे भारत में। यह मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और आप लोग भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए, आप लोग हमारे साथ इस प्रकार कड़ी रणनीति के साथ तैयारी करोगे। 24 घंटे में से कम 15 घंटे हम स्टडी करेंगे और वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को भी बताएंगे जो डाउट है, और जितने ऑब्जेक्टिव है, MCQ और थ्योरी है, सभी के नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। बातें बहुत सी हो चुकी हैं, इतनी बातें नहीं करना चाहिए था दोस्तों, लेकिन ज़रूरी है आप लोगों को बताना। हकीकत कोई नहीं बताता, क्योंकि मैंने देखा है आज एग्ज़ाम हॉल में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो हमसे बोलते थे हमारा JRF क्लियर हो चुका है, और फिर भी आज नेट का एग्ज़ाम दे रहे थे। अगर उनका JRF क्वालिफाई हो गया है तो फिर नेट का एग्ज़ाम क्यों दे रहे थे, बताइए आप लोग। दोस्तों अभी यहाँ पर एक कॉल आ गया था तो हमने उसको अभी काट दिया है, थोड़ी देर में हम बात कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसका जो 47 नंबर का है, इसमें आपको सामान्य बहुलवाद छांटना था। इसका आप देख सकते हो चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद इसका जो शीर्षक पूछा गया था वह आपको बताना था। आपने अनसीन पैसेज तो इसका पैसेज पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। इसका जो शीर्षक है समग्र स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार दोस्तों फर्स्ट पेपर पूछा गया था UCG नेट में प्रथम शिफ्ट में। अगर आपने इस पेपर के इतने क्वेश्चन तैयार किए हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन JRF इतने में क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि 50 में से 47-48 क्वेश्चन आपसे सही बनने चाहिए थे। और सेकंड पेपर जो मेरा बिगड़ गया है, इसलिए मैं JRF की कल्पना तो नहीं कर सकता, लेकिन नेट की कल्पना ज़रूर कर सकता हूँ। नेट ज़रूर क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन अगली बार ज़रूर हम इस पेपर को दिसंबर में देंगे। और आप लोगों से वादा करते हैं, और आप लोग भी हमसे वादा करिए कि अब की बार JRF पार फोड़ देंगे, JRF की खोपड़ी में छेद कर देंगे, फर्स्ट रैंक में आएंगे दोस्तों। इतनी मेहनत करेंगे इन 6 महीने में। आने दो, अगली बार यह पेपर देने दो, JRF क्वालिफाई होगा। आपको भी 50,000 रुपये मंथली मिलेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, और हमारा एक फेसबुक पेज है, 2 चैनल और है जिन्हें आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों।